अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। आज मैं एक ऐसी लोकेशन पे रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं जहां पे मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं वहां पे रिकॉर्डिंग करूं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था क्योंकि वहां पे मैं फैमिली को भी नहीं लेके जाना चाह रहा। सांप ही सांप है हर तरफ, जहरीले बिच्छू भी हैं और जहरीले सांपों के साथ साथ जहरीली मकड़ी भी है जिसके काटने से इंसान की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो पहाड़ हैं और कैलिफोर्निया के मशहूर व मारूफ पहाड़ हैं जिनको शैडो हिल्स माउंटेन भी कहा जाता है। गाड़ी जहाँ पे आप रोकते हैं वहाँ से तकरीबन आगे 45 मिनट का सफ़र है जो तय करके पैदल आपने उन पहाड़ों में जाना होता है और वहाँ पे मैंने इन्वेस्टिगेशन करनी है। लेकिन मैं अब तैयार हो गया हूँ और आज नीयत कर ली है, अगर डामाडोल ना हुई तो रिकॉर्डिंग के बाद ही ये जो मैं परसों चलनी है, जो आज स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो मैं भी शाम को ही निकल जाऊँगा और पूरी ख्वाहिश है कि वहाँ पे मैं राज प्रोग्राम रिकॉर्ड करूँ। अगर वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया वहाँ पे तो ये मेरी ज़िंदगी का यादगार प्रोग्राम होगा कि उन पहाड़ों में रात के इस टाइम पे मैं अकेला गया था और मैंने अकेले इन्वेस्टिगेशन की थी। यकीन मानिए मैं भी इंसान हूँ, ऐसा नहीं है कि जिन्नात से डरता नहीं हूँ, डर लगता है, लेकिन इस तरह नहीं है कि मैं डर के इन्वेस्टिगेशन नहीं करूँगा। डर ज़रूर लगता है। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर तरफ जिन्नात रात के टाइम में इस तरह फिर रहे होते हैं कि कोई भी शख्स जो अमेरिका स्पेशली कैलिफोर्निया में रहता है उनको जाके अपनी आंखों से देखना चाहता है तो रात के 12 बजे मैक्सिमम आप 10 बजे भी चले जाएं तो आपको एक खेल, एक इतना कुछ साइन मिल जाएंगे, यकीन माने कि आपकी जितनी भी ख्वाहिश होगी वो पूरी हो जाएगी। सो देखिए, बहरहाल इस हफ्ते देखिए क्या होता है। आज जाने की नीयत तो पूरी करके बैठूंगा अगर डामाडोल ना हुई तो। सो आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक सच्ची कहानी है पाकिस्तान की और स्पेशली ये जुड़ी हुई है ज़िला राजनपुर से। बहुत दफ़ा याद करता था कि ये कहानी आपको सुनाऊंगा लेकिन भूल जाता था, तो इस दफ़ा लिख के रखी हुई थी, ये कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। ये मेरी फेवरेट स्टोरी है। ना मैं उन साहब का भूल गया हूं, याद आ जाएगा आगे कहीं तो किसी स्टोरी में बता दूंगा। डायरेक्ट मैंने उनसे नहीं सुनी, मेरे दोस्त ने सुनी और दोस्त ने मुझे आगे से सुनाई। उस साहब का नाम मैं सलीम रख देता हूं, फर्जी नाम, क्योंकि मुझे इस वक्त याद नहीं है। सलीम साहब जो थे हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेंस के ड्राइवर रहे। सरकारी जो अस्पताल है फाजिलपुर शहर का, तो उसकी वो जो एम्बुलेंस है उसको डेफिनेटली वो ड्राइव करते हैं। और एम्बुलेंस का आप सबको पता है किस लिए होती है, ना सिर्फ इमरजेंसी के तौर पे यूज़ होती है बल्कि डेड बॉडीज़ को भी एम्बुलेंस के ज़रिए ही पाकिस्तान में ट्रांसफ़र किया जाता है। सलीम साहब बताते हैं कि एक पेशेंट आया जो इमरजेंसी था और डॉक्टर ने कहा जी इसको मुल्तान शिफ्ट किया जाए। उनकी ड्यूटी में शामिल होता है और बाज़ औक़ात रात को भी निकलना होता है, दिन को, इसके लिए कोई टाइम नहीं होता, किसी वक्त भी जाना पड़ता है। तो कह रहे मैंने पेशेंट को गाड़ी में जो उनके रिश्तेदार थे उनके साथ लिटाया, वो लोग पीछे बैठे पेशेंट सेंटर में, गाड़ी रवाना हो गई। फाजिलपुर शहर से मुल्तान का जो सफ़र है तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे का सफ़र है। आजकल तो रोड और अच्छे बन गए हैं, कम हो गया है, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब तकरीबन 4.5 से 5 घंटे मुल्तान पहुंचते पहुंचते लग जाते थे। वो कहते हैं मैं सुबह निकला और उनको मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल उतारा और उसके बाद खाना शाना खाया, वो जो थोड़ी सी एक रेस्ट होती है वो की, और उसके बाद मेरा इरादा था कि मैं अब यहाँ से वापस सिटी की तरफ रवाना हूँ। दोस्त एक दो थे, उनको कॉल की कि अगर वो बिज़ी नहीं हैं, ईजी हैं तो चले उनसे ज़रा गपशप थोड़ी देर कर लूँगा, मुल्तान आया हुआ हूँ, उसके बाद वापस चला जाऊँगा। उनको कॉल की, वो कॉल अटेंड नहीं हुई, डेफिनेटली वो ज़रा बिज़ी होंगे। तो कहते हैं मैं हॉस्पिटल के गेट के अंदर, मतलब अंदर वाली साइड पे खड़ा हुआ था और उनको कॉलें वगैरह कर रहा था। जब देखा कि कोई कॉल अटेंड नहीं हो रही तो मैंने फैसला किया यार मेरे ख्याल में निकला जाए। उसी वक्त एक साहब जो थे, कहते मैं चलता हुआ अपनी एम्बुलेंस के करीब गया हूँ। मैं जैसे ही एम्बुलेंस के करीब पहुँचा तो एक साहब पहले से ही वहाँ मेरा खड़े इंतज़ार कर रहे थे, जैसे वो इस इंतज़ार में हो, उनको किसी ने बताया हो कि ये एम्बुलेंस है और इसका ड्राइवर यहीं कहीं फिर रहा है।
मैं करीब गया तो उन्होंने मुझे सलाम किया। मैंने कहा जी वालेकुम सलाम। कहते जी मैं आपको ही ढूंढ रहा था, मुझे पता लगा था। उन्होंने कहा था कि ये जो आई हुई है प्राइवेट, ये आपके साथ चली जाएगी, जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं मुल्तान की तो नहीं जाएगी, तो मैं आपको ढूंढ रहा था। मैंने कहा जी फरमाइए, हुक्म कीजिए। वो साहब बोले कि हमारे वालिद साहब की डेथ हो गई है, काफ़ी ज़ईफ़ थे, और अब हमारी ख्वाहिश ये है कि उनकी जो डेड बॉडी है फ़लाँ जो हमारा छोटा सा गांव है, हम वहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। तो हम प्राइवेट एम्बुलेंस करना चाह रहे हैं ताकि आपको जितना भी आपका फ्यूल का और जो भी आपके चार्जेस हैं वो हम आपको पे करें और अपनी डेड बॉडी को लेके अपने गांव जाएं। कह रहे मैं थोड़ा सा सोचा कि क्या करना चाहिए, लूँ या ना लूँ। फिर मैंने कॉल की, अपने हॉस्पिटल पूछा, और सारी जो बात एक तरीका कार जो होता है, उन्होंने कहा हाँ जी आप उनको ले लीजिए। मैंने कहा जी ठीक है, बैठिए, कहाँ से जाना है? उन्होंने कहा जी मुल्तान शहर में फ़लाँ जो जगह है वहाँ पे हमारा घर है और वहाँ पे ही डेड बॉडी है, तो आप चलिए हमारे साथ। कह रहे मैंने उनको साथ बिठाया, वो आगे मेरे साथ बैठे, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के रवाना हो गया। शहर से गुजरते गुजरते थोड़ा सा ही शहर से दूर उनका एक घर था, वहाँ मैं पहुँचा तो वो साहब उतरे, अंदर गए, और अंदर से थोड़ी देर के बाद एक और साहब तशरीफ़ लाए, आके मुझे सलाम किया। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम। तो उन्होंने कहा जी अच्छा आप हैं, बस ज़रा थोड़ा सा वेट कीजिए, ख़वातीन वगैरह जो भी हैं वो एक आखिरी जो दीदार या जो एक आखिरी मैयत को देखना होता है वो उसमें ज़रा बिजी हैं, माइंड ना कीजिएगा, बस अभी मैयत को लेके चलते हैं। ये मेरी रूटीन वर्क था और मुझे पता था ऐसा ही होता है। तो मैंने सिगरेट कहता लगा लिया और सिगरेट पीना शुरू हो गया। थोड़ी देर अंदर से मुझे आवाज़ें और इस तरह का फ़ील हो रहा था जैसे तैयारी हो रही है मैयत को लेके जाने की, और घर वाले जो एक आखिरी रसूमात जिस तरह रोना धोना थोड़ा सा होता है, सैडनेस और उदासी का माहौल उस तरह का था। तो कह रहा मैं इसलिए सिगरेट लगा के ज़रा साइड पे खड़ा हो गया कि फैमिली जो भी अपने मरहूम को देखना और जिस तरीके खुदा हाफिज़ करना चाह रही है दुआओं के ज़रिए, आयात के ज़रिए कर लें, मैं फिर ड्राइव करूँगा। तो वो साहब जो मुझे सलाम करके गए थे, एक तो मुझे लेने आए थे, वो कोई और थे, जो सलाम करके मुझे गए थे, अंदर से निकले थे, अंदर आए और कहते हैं अगर आप माइंड ना करें थोड़ी सी हेल्प करा देंगे, 3 बंदे अगर पकड़ लेंगे तो चारपाई पे लाना मुश्किल होगा, उन बारी को वैसे ही उठा के एम्बुलेंस में रख देते हैं अगर आप बुरा ना माने तो। मैंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं जी चलिए। कहते हैं मैंने सिगरेट जल्दी से फेंका और वो साहब आगे आगे, मैं उनके पीछे पीछे चलता हुआ घर में दाखिल हो गया। और जब घर में गए तो 2 ख़वातीन मुझे नज़र आईं जो बाकायदा रो रही थीं और उन्हें नकाब किए हुए थे। वो बेचारी रोती हुई अंदर चली गई जैसे खुदा हाफिज़ मैयत को कर चुकी थी। और मैं जब उस चारपाई के करीब गया जिस पे उस बुज़ुर्ग की डेड बॉडी रखी हुई थी, जिनकी दाढ़ी बिल्कुल वाइट थी, सर के बाल बिल्कुल वाइट थे, और चेहरे को देख के लगता था उम्र तकरीबन कोई 70-75 के करीब थी उनकी। कहते हैं उन्होंने मुझे इशारे से कहा आइए ज़रा हेल्प कीजिए। सबसे पहले उन्होंने उसको कफन जो एक होता है, सफ़ेद कलर का जो एक कपड़ा होता है, कफन की सूरत में जो लपेटा होता है, वो उसको उन्होंने लपेट लिया था। लेकिन मेरी निगाह जो पहली पड़ी वो ये थी कि एक साइड का जो उनका बाजू था वो कफन से बाहर था। अब वो मेरा था कि इसको वो कफन में लपेटेंगे, तो जब मैं उस बाजू की तरफ देख रहा था तो वो समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मुझे कहा, उन्होंने कहा ये क्योंकि एक अकड़ गया है इनका और बार बार ये बाहर आ रहा है तो ये वहाँ पे जाके रसूमात होंगी सारी, ये अभी मेरे ख्याल में बाहर ही रहेगा, बाजू आप उठाइए इसको। उन्होंने आगे से पकड़ा, एक उनका जो 2 वो मर्द थे, तीसरा मैं था, एक ने आगे से पकड़ा और एक ने दरमियान से और एक ने पाँव से। वो जो दोनों साहब से एक पाँव वाली साइड पे खड़े हो गए और एक सर वाली साइड पे खड़े हो गए और मुझे कहा आप दरमियान में आ जाइए। मैं दरमियान में गया और हम तीनों ने जैसे उठाया तो मुझे अंदाज़ा हो गया वो जो बॉडी थी वो तकरीबन कोई 1 रात पुरानी थी, क्योंकि वो जिस्म अब बहुत ज़्यादा अकड़ चुका था। डेड बॉडी को जब रख दिया जाता है और टाइम ज़्यादा गुजरता जाता है तो डेड बॉडी ठंडी, जिस वक्त इंसान की डेथ होती है उस वक्त तो बॉडी ठंडी हो जाती है, लेकिन साथ साथ जिस्म अकड़ना शुरू हो जाता है। तो वो बॉडी शायद 1 रात पुरानी थी या 1 दिन पुरानी थी, वो अकड़ चुकी थी। जैसे ही मैंने उठाया उस बॉडी को तो अंदाज़ा हुआ कि वो बेचारे जो बुज़ुर्ग अल्लाह को प्यारे हो गए थे वो अकड़े हुए थे। तो मुझे इतना अंदाज़ा हो गया कि ये कल इनकी डेथ हुई है। तो मैं जैसे ही उठाया उनको, उन्होंने भी उठाया, मैंने भी उठाया, काफ़ी हल्का जिस्म था उनका और लेकिन अकड़ा हुआ जिस्म था डेड बॉडी का जिस तरह होता है। हम उठा के ले आए और एम्बुलेंस के पीछे हमने उसको रख दिया।
स्ट्रेचर मौजूद होती है हर एम्बुलेंस के अंदर, वो एक जो प्रोसीजर होता है वो उन्होंने पूरा किया, उसको रख दिया और मुझे बोले कि कल इनकी डेथ हो गई थी, बस हम कुछ इंतज़ामात में लगे हुए थे तो इसलिए आज इनको रवाना करना है और आज ही कोशिश होगी कि रात 10 बजे तक अगर आप लोग पहुंच जाते हैं, 11 बजे तक भी, तो आज ही दफना देंगे, नहीं तो कल दफनाएंगे। मौसम अच्छा था, गर्मियों वाला मौसम नहीं था, वरना गर्मियों में एक आपको पता है जल्दी दफनाने की कोशिश की जाती है। मौसम इस तरह का ठंडा मीठा था कि प्रॉब्लम नहीं थी डेड बॉडी की। वो कहते हैं कि जी, उन्होंने कहा जी एक ये जो साहब हैं जो शुरू में आए थे एम्बुलेंस के लिए कि आप साथ चलेंगे, उन्होंने मुझे मुखातिब करके कहा जी आप अपना रेट बताइए, आपके कितने पैसे हैं, क्या चार्जेस हैं, वो आप ले लीजिए, ये जो भाई हैं ये साथ जाएंगे। ये मेरे इनके वालिद साहब थे, मेरे कुछ उन्होंने और बताया, ये लगते थे इनके ये वालिद साहब हैं, ये साथ जाएंगे, तो आप कोशिश कीजिए जल्दी से रवाना हो जाइए ताकि रात को जितनी जल्दी पहुंच सकेंगे, वहाँ पे इंतज़ार हो रहा है, ताकि आज ही उनका वहाँ पे दफन का इंतज़ाम कब्र में हो सके। कह रहे हैं जी ठीक है, वो जो पैसे वगैरह बनते थे वो मैंने उनसे लिया, उनको खुदा हाफिज़ किया। वो जो उनका बेटा बताया गया था, नाम मैंने भी नहीं पूछा क्योंकि मेरा मकसद बात गपशप, अगर वो खुद करें गपशप तो मैं करता हूँ, वरना कोई नहीं करना चाहता तो मैं गपशप नहीं करता। वो पीछे बैठ के डेड बॉडी को हमने रख दिया और गाड़ी मैंने चला दी। शहर की ट्रैफिक से भरी सड़कों से गुज़रता हुआ, हॉर्नों की आवाज़ में से मैं गुज़रता हुआ, शोर व गुल में से गुज़रता हुआ, क्योंकि शहर की ज़िंदगी में जब गाड़ी चल रही होती है तो किसी मोटरसाइकिल की बेल की आवाज़, हॉर्न की आवाज़ आती है, कोई गाड़ी वाला बजा रहा होता है, कहीं पे टकाटक टकाटक टकटक की आवाज़ आ रही होती है। एक शोर भरी ज़िंदगी होती है जिसके बीच में से जब आप गाड़ी चलाते हैं तो एक एहसास होता है कि समंदर है इंसानों का जो भरा हुआ है, हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा। हाँ, फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ उस वक्त गाड़ी, मोटरसाइकिल या किसी भी सवारी वाली को पड़ता है जब एम्बुलेंस अपना हूटर बजाती है, जिसका मकसद होता है हट जाओ, इमरजेंसी है। और अगर एम्बुलेंस बगैर हूटर के चल रही हो तो उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, हर कोई अपनी अपनी स्पीड उसी तरह गाड़ी की, बाइक की रखता है जिस तरह वो चल रहा होता है, यहाँ तक कि कोई रास्ता भी नहीं देता, सिवाय उस वक्त के जब हूटर होगा तो रास्ता भी मिलता है। इमरजेंसी नहीं थी इसलिए वो हूटर नहीं बजाते। स्लो स्लो हम वहाँ से चल पड़े। तो जो पीछे बैठा हुआ उनका भाई था, उसकी ख्वाहिश हुई, उसने मुझे एक दफ़ा कहा कि अगर हम जल्दी पहुँच सके तो मेहरबानी होगी अगर आप हूटर का इस्तेमाल कर लें तो रास्ता हमें जल्दी मिल जाएगा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, एक मजबूरी है क्योंकि दफनाना है डेड बॉडी को, वरना सुबह पे बात चली जाएगी और ऑलरेडी जो बुज़ुर्ग हैं उनको मरे हुए एक दिन गुजर चुका है। तो कहते मैंने हूटर लगा दिया। तो वो जितने भी गाड़ियाँ थीं, रिक्शे वाले थे, मोटरसाइकिल वाले थे, वो मुझे रास्ता देना शुरू हो गया और उसी शोर वाली ट्रैफिक, उसी शोर वाली रोड के बीच में से मैं गाड़ी निकालता हुआ रोड से, शहर से बाहर निकल आया। अब मेरे कानों में कोई भी हॉर्न की, बाइक की, मोटरसाइकिल की, रिक्शे की, रेडी वाले की, टकाटक की, खाने पीने की खुशबुओं की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अब मैं एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे रोड के दोनों तरफ कुछ घर थे जो एक कतार में, एक लाइन में चल रहे थे और कुछ दुकानें थीं। शोर वाली ज़िंदगी, शहर की ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता पीछे छोड़ रहा था क्योंकि गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां आगे बढ़ रही थी। यहाँ तक कि वो लेफ्ट राइट जो घर थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो गए। अब घरों का फासला भी दूर दूर होना शुरू हो गया, उनके बीच में गैप आना शुरू हो गया और गाड़ी की स्पीड और तेज़ होती गई क्योंकि अब रोड बिल्कुल क्लियर थी। यहाँ तक कि साइडों पे हरियाली शुरू हो गई, फसलें शुरू हो गई, इर्द गिर्द दोनों तरफ रोड के अब ज़मीनें ही ज़मीनें थी। शहर, घर, मकान, शोर अब पीछे रह गया था। अब जब एम्बुलेंस के अंदर मरीज हो, डेड बॉडी हो या इमरजेंसी हो तो सिर्फ एक फोकस होता है, गाड़ी को चलाना है और अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचाना है। लेकिन जब गाड़ी खाली होती है तो कहते हैं हम गाने वगैरह लगा लेते हैं ताकि सफ़र अच्छा गुजर जाए। कभी नात सुन लेते हैं, कभी हम सुन लेते हैं, कभी तिलावत लगा लेते हैं, कभी गाना भी सुन लेते हैं। क्योंकि मेरे साथ डेड बॉडी थी इसलिए कहा, मैंने कुछ भी नहीं लगाया। खामोशी से ये था कि जितनी जल्दी हो सके इनको इनकी
मंजिल मकसूद पे पहुंचा के फिर मैं वापस भी मैंने जाना है। अब वो जिस जगह पे इनको मैंने छोड़ना था वो मेरे सिटी और मुल्तान के बिल्कुल दरमियान में था। सिर्फ फ़र्क ये था कि मेन रोड से होते हुए मुझे एक कच्चे रास्ते पे जाना था, और कच्चे रास्ते पे जो रास्ता था वो तकरीबन कोई 1.5 घंटे का था। उस 1.5 घंटे के अंदर वहाँ मैंने उनकी जगह पे पहुँच जाना था, उसको उतार के डेड बॉडी को वहाँ से वापस मेन पे आना था और दोबारा अपने शहर की तरफ रुख करना था। मैं अपनी गाड़ी को तेज़ी के साथ भगाता हुआ जा ही रहा था, अल्लाह ताला का जिक्र करता हुआ जा रहा था। और हमेशा जब भी मेरे साथ कोई डेड बॉडी होती थी तो मेरे दिल से एक दुआ निकलती थी, या मेरे मालिक इसको तमाम इसके जो गुनाह हैं अगर कुछ हुए हैं, या मेरे मालिक उनको माफ़ फरमा। और मैं उसके लिए एक नेक तमन्नाएं और जो नेक दुआ कर सकता था दिल में हमेशा मैं करता था डेड बॉडी के लिए। यहाँ तक कि जाते 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 काफ़ी देर के बाद वो मेन रोड के बाद वो जगह आ ही गई जहाँ से मैंने मुड़ना था और कच्चे रास्ते की तरफ जाना था। कच्चे रास्ते से मुराद एक ऐसे रास्ते की तरफ जाना था जहाँ पे रोड डबल रोड नहीं थी, सिंगल रोड थी, टूटी फूटी रोड थी, और आगे जाके कहीं कच्चा हो जाता था, फिर कहीं टूटी फूटी थी। और मैंने पीछे बैठे उसके बेटे को मुखातिब करके कहा, यही वाला रास्ता है? उसने कहा जी बिल्कुल यही वाला रास्ता है। एम्बुलेंस कहता है मैं मेन रोड से उतार के उस रास्ते पे मैंने चला दी। अब एक ऐसा रास्ता है जिस पे मुझे अपनी स्पीड एम्बुलेंस की कम करनी पड़ी है। उसकी वजह क्या है कि पहले जो मैं मेन रोड पे था वो इतनी ज़बरदस्त थी कि गाड़ी तेज़ी के साथ चल रही थी, लेकिन अब जो रास्ता था उसमें गाड़ी हचकोले खा रही थी, धक्के लग रहे थे, और पीछे लाजमी सी बात है मैयत रखी हुई थी, डेड बॉडी रखी हुई थी, तो उसके एहतराम में गाड़ी को हम तेज़ नहीं चला सकते क्योंकि डेड बॉडी इस तरह हिल रही होती है। मेरी स्पीड अब स्लो थी, गाड़ी हिल रही थी, और मैं जितनी मैनेज करके स्पीड रख सकता था मैंने स्पीड रखी हुई थी। अब इतना मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये रास्ता जो 1.5 घंटे का बताया गया था, ये 1.5 घंटा नहीं, ये मुझे 2.5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि जिस स्पीड से मैं आया था उसी स्पीड से चलाता तो 1.5 घंटा होता, यहां तो 2.5 घंटे लगेंगे। तो मैंने उसको मुखातिब करके कहा ये तो टूटा फूटा रोड है। उन्होंने कहा हाँ जी, वही एक रोना धोना शुरू हो गया हुकूमत का जो एक होता है, नहीं बनाते रोड, हम तो कह के थक गए, ये है वो है फलां। तो मैं अब उसको ये तो कह नहीं सकता था कि यार ये तो बड़ा टाइम लग जाएगा, ना ही वापस मुड़ सकता था, ना ही वहीं उनको जंगल मतलब एक वीरान रास्ते पे छोड़ सकता था। बस ये एक जहन में आ गया कि घर बहुत लेट पहुंचूंगा, ये 1.5 घंटा नहीं, यहाँ कम अज़ कम मुझे इस स्पीड से चला तो 2.5 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने उससे पूछा रोड टोटल ऐसा है? उसने कहा हाँ कहीं कहीं बेहतर है वरना ज़्यादातर ऐसा ही है। अब आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होना शुरू हो गया था उसी रोड पे, यहाँ तक कि मुझे बाज़ जगहों पे स्पीड बिल्कुल स्लो करनी पड़ती थी, बहुत ही टूटा फूटा रास्ता आ जाता था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस सड़क की ये सूरत हाल होगी और इतना बुरा रास्ता होगा। शायद अगर मुझे पता होता तो मैं वहीं पे उनको कहता नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं बहुत लेट हो जाऊँगा, मैंने घर भी पहुँचना है। लेकिन अब फंस गया था, ना आगे जा सकता ना पीछे, सो मुझे मंजिल मकसूद पे पहुँचना ही था। गाड़ी की स्पीड स्लो, और हैरत की बात थी इस रोड पे इक्का दुक्का मुश्किल से ही अभी तक मुझे कोई रोड पे बाइक वाला ही गुजरा था, वरना गाड़ी अभी तक कोई नजर नहीं आई थी। मोटरसाइकिल पे ही बंदा गुजरा था, और वीरान थी ये सड़क। दोनों तरफ खेत थे, दरख्त थे, और टूटा हुआ रास्ता, और घुप अंधेरा, और मेरी गाड़ी चल रही थी। यहां तक कि वो जो पीछे बैठा हुआ था शायद 2 रातों से सोया नहीं था, या किस अल्लाह जाने हालात से उसने वक्त गुजारा था कि उसको आहिस्ता आहिस्ता नींद आनी शुरू की। उसने सर पीछे किया और आंखें बंद कर ली। मुझे अंदाज़ा हो गया, मैं बैक मिरर में देख रहा था कि अब उसको ऊँघ आ रही, वो आहिस्ता आहिस्ता सो रहा है। एक आम सी बात थी। मेरे लिए सब कुछ इसलिए मामूली था कि अमूमन ऐसा होता था, जो एक बंदा साथ जा रहा होता है वो थका होता है तो गाड़ी में वो सो जाता होता है। तो वो गाड़ी में सो गया और मैं गाड़ी चलाता रहा। मैं बैक मिरर में भी उसको देखता था, क्योंकि मेरे पास करने को कुछ था नहीं, सिर्फ सामने देख के मैं गाड़ी चला रहा था। इर्द गिर्द सिर्फ वीरानी थी, अंधेरा था, घुप अंधेरा था, कहीं दरख्त और ज़्यादातर बंजर, कहीं आबाद खेत, हरियाली वाले खेत, और कहीं बंजर ज़मीन, और कहीं दरख्त ही दरख्त, और सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स थी जो जल रही थी, और मैं सामने की तरफ गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते चलाते मैं बैक मिरर में उस बंदे को देख लेता था जो सो रहा था। अब गाड़ी चलाते चलाते
मैंने बैक मिरर में देखा तो मेरी आंखों ने देखा उस मुर्दे का वो हाथ जो उन्होंने कहा था वो अकड़ गया, वो दोबारा इसको लपेट लेंगे कफन में, वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ ऊपर की तरफ उठ रहा है और वो बहुत ही आहिस्ता 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 ऊपर की तरफ आ रहा है। मुझे ये तो अंदाज़ा था और कई दफ़ा पहले भी ऐसे एक्सपीरियंस हो चुका था कि बाज़ औक़ात जिस्म का कोई हिस्सा अकड़ जाता है और जैसे ही कुछ टाइम गुजरता है तो वो हिल जाता है हिस्सा। लेकिन जिस अंदाज से ये हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आया था, इससे मैं थोड़ा सा खटक गया कि अगर ये अकड़ा हुआ हाथ भी था तो एकदम इसको तेजी से ऊपर आ जाना चाहिए था। ये तो बहुत स्लो स्लो ऊपर आ रहा है, बहुत स्लो स्लो। मैंने आंखों को यूं झटका कि ये मेरा वहम है, ये क्या हुआ है, और मैंने आंखों को, सर को ऐसे जरा झटका और कहा ये क्या देखा है मैंने, और पीछे मुड़ के देखा, और जैसे ही मुड़ के देखा तो उसका हाथ अपनी जगह पे वहीं पे था। तो अब मुझे लगा ये मेरे साथ क्या हुआ है, मेरा वहम था या थकावट की वजह से, मैं सोया नहीं हूं, लंबा सफर कर रहा हूं, थकावट की वजह से ऐसे वहम सा हुआ है, ये क्या देखा है मैंने। अब आगे जो रास्ता था कच्चा जिसकी तरफ मेरा फोकस था और मैं ड्राइविंग कर रहा था वो तो मैं देख ही रहा था। अब मेरा फोकस वो बैक मिरर में, वो जो सामने शीशा सा ऊपर लगा होता है जिसमें ड्राइवर पीछे की तरफ देख रहा होता है, उसके जरिए कह रहा है मैं मुसलसल अब उस मुर्दे को भी देख रहा था कि मेरा वहम है, ये क्या हुआ है। लेकिन पीछे बिल्कुल खामोशी थी, बेटा सो रहा था और मुर्दे का हाथ अपनी जगह पे वैसे ही था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी हार्ट बीट थोड़ी सी तेज हो गई कि ये मैंने क्या देखा है। गाड़ी मैं जितनी तेज चला सकता था ताकि घर भी पहुंचना था वापस, तो मैं चला रहा था, लेकिन अब दिल में एक वहम सा था, ये मेरी आंखों ने जो मंजर देखा है कैसा मंजर देखा है। और जब दोबारा मैंने थोड़ी देर के बाद बैक मिरर में देखा तो एक ऐसा मंजर मेरी आंखों ने देखा कि मेरी हाथ पांव कांपना शुरू हो गए और दिल की धड़कन जो थोड़ी सी तेज थी वो इतनी तेज हो गई कि मेरा दिल उछल कर बाहर आ जाएगा। अब जो पीछे मैंने मुड़ के देखा तो मंजर ये था कि वो मुर्दा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा था। वो लेटा हुआ बुजुर्ग, वो लेटी हुई डेड बॉडी, वो मुर्दा आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। वो थोड़ा सा ऊपर उठा और उसके बाद मेरी आंखें मुसलसल आगे और पीछे देख रही थी। वो मुर्दा आहिस्ता आहिस्ता वापस चला गया। अब मेरी हालत ये थी कि मेरी दिल की धड़कन शदीद तेज थी, हाथ पांव मेरे कांप रहे थे कि ये मंजर मैंने देखा है तो क्या देखा है। बेटा तो सो रहा है बट मुर्दा थोड़ा सा उठा है, दरमियान तक, पूरा फुल नहीं, दरमियान तक उठा है और सो गया है, लेट गया है वापस। जिसकी एक दिन पहले डेथ हुई थी वो आधा उठा है लेकिन फिर सो गया है। पहले बाजू था जिसको मैं वहम समझ रहा था, अब सचमुच में वो मैंने देखा, खुली आंखों से देखा, खौफजदा आंखों से देखा कि आधा, फुल नहीं, आधा उठ के बैठा है और दोबारा सो गया है। कह रहा है मैं अब इंतहाई घबरा भी गया हूं, हाथ पांव में मेरे फूल गए हैं, हार्ट बीट भी शदीद तेज हो गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह मंजर था, वहम था या क्या था। तो दिल ने कहा ये अब वहम नहीं था, हाथ वाला तो उस वक्त तुम समझे थे वहम था, ये सचमुच मुर्दा उठा था। अब ये मेरी जिंदगी का पहला एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मुझे इतना खौफजदा कर गया। मुर्दों का पहले भी कई दफा ले जाते हुए कोई हाथ नीचे गिर जाता है, लटक जाता है, ये आम सी चीजें थी, लेकिन ये इस तरह दरमियान तक उठना और वापस जाना एक अजीब सा था। कहता है मैंने फौरी तौर पे गाड़ी की थोड़ी सी और जो स्पीड बढ़ा सकता था स्पीड बढ़ा दी और अपने आप को खुद से हौसला दिया कि मुझे सलीम डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। हो सकता है मुर्दा तो मुर्दा है, उसकी एक दिन पहले डेथ हुई है, हो सकता है मैं डर गया हूं, हो सकता है मेरा वहम हो। मैं अपने आप को 100 तरह के दिलासे दे रहा था कि मैं फोकस सामने ड्राइविंग पे रखूं, कहीं हादसा ना पेश आ जाए।
मैं बहुत खौफजदा हो चुका था। लेकिन एक बात कंफर्म थी, अब मेरी निगाहें सिर्फ सामने नहीं देख रही थी, मैं मुड़ मुड़ के पीछे देख रहा था। अब मैं बैक मिरर में भी देखता और मुड़ के पीछे भी देखता। तकरीबन मजीद वो कहता है 5 से 7 मिनट मैक्सिमम गुजरे होंगे कि बैक मिरर से फौरी तौर पे मैंने गर्दन मोड़ के देखी, क्योंकि अब मुर्दा दोबारा उठना शुरू हो गया था। अब की बार मेरी आंखें टिकटिकी बांधे रोड मिरर को इस तरह देख रही हैं, क्योंकि स्पीड अब इतनी थी कि सामने से कोई गाड़ी तो आ नहीं रही थी, रोड बिल्कुल सीधा था। तो मैं मुसलसल बैक मिरर में देख रहा था कि मुर्दा अब उठ रहा है दोबारा से। अब जो वो उठ रहा है उसकी स्पीड पहले से भी थोड़ी सी तेज है, और इस दफा वो दरमियान में रुकने की बजाय और आगे चला गया, यहां तक कि वो मुर्दा उठ के बैठ गया। अब मेरी आंखें देख रही हैं कि एम्बुलेंस के अंदर उसका बेटा सो रहा है और मुर्दा उठ के बैठा हुआ है। ये एक ऐसा मंजर था कि जो मेरी रही सही हिम्मत थी वो बिल्कुल जवाब दे गई। मेरे दिल को शायद हार्ट अटैक हो जाता, मेरा दिल फट जाता खौफ से। मेरी हालत ये थी, कपकपी पूरे जिस्म पे तारी थी और दिल की धड़कन धक 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 धक, मेरे कान भी सुन रहे थे। और मैं कांपते हाथों से गाड़ी चलाते हुए मुसलसल पीछे मुड़ मुड़ के भी देखता था, शीशे में देखता था, मुर्दा उठ के बैठा हुआ था। मेरे दिमाग में एक बात उसी लम्हे जो आई वो ये थी कि मैं गाड़ी का एकदम से ब्रेक लगाऊं और गेट खोल के दौड़ लगा दूं, और मुझे कोई ऑप्शन नहीं समझ आ रहा था। इससे पहले कि मैं हार्ट अटैक करा बैठूं, दिल का दौरा पड़ जाए मुझे और मैं मर जाऊं या मुझे कुछ हो जाए, जो मेरी हालत हो रही है, खौफ की आलम जो मेरे ऊपर तारी हो चुका है, जिस तरह वो मुर्दा उठ के बैठा हुआ है, ये नहीं लगता कि वो जिंदा हो गया। वो जिंदा नहीं हुआ, इस तरह नहीं लग रहा कि मुझे जिंदा होकर बैठा है, लग रहा है कि वो कोई और मखलूक है जो उठ के बैठ गई है, कोई उसके अंदर कोई जिन्न आ गया या क्या आ गया कि वो उठ के बैठ गया है। वो बहुत ही भयानक मंजर था। तो मैं ये सोच रहा कि मैं बस गाड़ी का गेट खोलूं और नीचे दौड़ लगा दूं। तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरे जबान से उसी वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमे का विर्द शुरू हो गया। और ये ऐसा विर्द शुरू हुआ कि मैंने सोचा नहीं था विर्द का। मैं तो खौफ के आलम में था, मैं तो पसीने से शराबूर हो रहा था, मेरा जिस्म कांप रहा था, हालत यह थी कि दिल का दौरा पड़ जाएगा। लेकिन ज़बान ने जब इस तरह पढ़ना शुरू किया अनजाने में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर पता नहीं मेरे अंदर इस तरह की हिम्मत आई कि मैंने मुसलसल पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और मैं पढ़ता गया। उस पढ़ने से यह हुआ, मेरा ध्यान उस मुर्दे से हट गया और ध्यान यह था कि बस मैंने इस कलमे को नहीं छोड़ना, गेट खोल कर दौड़ना नहीं है, बस कलमे पढ़ता रहना है। यहां तक कि कलमा पढ़ते पढ़ते मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। मुझे जो दुआएं याद थी, जो कुछ भी याद था, मेरी जबान से वो खुद ब खुद अदा होना शुरू हो गया। अब वो फैसला कि मैं ब्रेक लगाऊं और गाड़ी से दौड़ लगा दूं, वो मैं कैंसिल कर चुका था। बस अब ये था कि किसी तरह भी मुझे ये विर्द करते रहना है। अगर मैंने विर्द छोड़ दिया, ये आयतें जो पढ़ रहा हूं ये पढ़नी छोड़ दी, तो शायद मैं आज मर जाऊंगा, जिंदा ना रहूं। भागना हल नहीं है। गाड़ी अगर छोड़ी, यहां पे ब्रेक लगा के मैं भागता हूं तो मैं भी कहां जाऊंगा, अंधेरा है, घूप अंधेरा है, और कोई ऐसा मुझे भी तो पनाहगाह नजर नहीं आ रही कि मैं अगर यहां से खौफ के आलम में भाग भी जाऊं तो कहीं पनाह ले सकूं। तो मैंने जितनी भी आयतें थी पढ़नी शुरू कर दी। पढ़ते पढ़ते अभी कुछ मिनट और गुजरे होंगे कि मुझे दूर कहीं से एक लाइट नजर आई। तो मेरे अंदर एक और 15 मिनट हुए होंगे, 10 मिनट हुए होंगे कि मेरे अंदर वो जो एक उम्मीद की किरण पैदा हुई, वो सामने जलती हुई बल्ब, येलो कलर के जो पुराने दौर के बल्ब होते हैं, उसकी एक लाइट नजर आई। मैं समझ गया जरूर वहां कोई आबादी है। तो मेरे अंदर एक और हौसला आ गया, स्पीड में और तेज कर दी कि धक्के लगते लग जाएं। वो मुर्दा जिसकी मैं केयर करते हुए स्पीड स्लो रखे हुए था कि उसके एहतराम में स्पीड कम रखूं, उसको धक्के लग रहे हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो उठ के बैठा हुआ था। अभी तक वो मुसलसल उठ के बैठा हुआ था। तो मैंने स्पीड जो मैं कलमा पढ़ रहा था, विर्द कर रहा था, उसके साथ ही जो स्पीड बढ़ा दी थी, अब और तेज कर दी उस सामने वाली लाइट को देखकर। यहां तक कि वो लाइट करीब आती गई और मुझे हौसला मिलता गया। लाइट करीब आती गई, मुझे हौसला मिलता गया। जब उस लाइट के बिल्कुल करीब पहुंचा तो मुझे पता लगा कि वो कोई होटल है, छोटा सा।
यकीनन करीब कहीं कोई देहात होगा, लेकिन उन्होंने वहां पे एक छोटा सा होटल खोला हुआ था। उसकी वो एक पहली जो दूर से नजर आई थी बल्ब की लाइट, अब करीब आके पता लगा और भी लाइटें थी जो वहां पे जल रही थी। मैंने बिल्कुल होटल के सामने जाके ब्रेक लगाई, तेजी से दरवाजा खोला और जाते ही वेटर से कहा पानी। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकल सका, पानी। और मैं चारवाई पे गिरा और मुझे कोई होश नहीं रहा। वेटर पानी लेके आया। जब उसने मुझे देखा तो मुझे उसने आवाज दी कि पानी भाई, पानी ले लो, ये हुए। जो मेरी तरफ से उसको कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उसने 2-3 दफा आवाजें देने के बाद मुझे हिलाया। जब मुझे उसने हिलाया तो उसको अंदाजा हुआ कि मैं बेहोश हो चुका हूं। तो उसने अपने मालिक को कहीं आवाज़ दी, वो भी उठ के आ गया। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा जी बंदा आया, उसने पानी मांगा, बेहोश हो गया। तो वो पानी को मेरे ऊपर छींटे मार रहे थे, पानी के मेरे ऊपर छींटे पड़े। उन्होंने मुझे जिस तरह एक गांव वालों को समझ आती है एक बंदे को होश दिलाने के लिए, उन्होंने वो काम किया। तो कह रहे मुझे आहिस्ता आहिस्ता होश आया। जब मुझे होश आया तो देखा मेरे ऊपर जो झुका हुआ था, एक वो वेटर था, एक उसके साथ कोई और था और एक पुलिस वाला भी था। तो मेरी एक जान के अंदर जान आई कि पुलिस वाला भी है। चलो शुक्र है, मैं एक होटल में भी हूं, 2-3 लोग और भी आ गए और पुलिस वाला भी है। मैं आहिस्ता से होश में आया। मैं उठ के बैठा, उन्होंने मुझे पानी दिया और पुलिस वाले ने मुझे कहा भाई क्या हुआ है, पानी पियो। मुझे एक हौसला दे रहे थे। मैं जब कुछ बेहतर हुआ तो मुझसे होटल के मालिक ने भी और पुलिस वाले ने पूछा, तो मैं काफ़ी देर से हम होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, बताओ क्या हुआ है। तो मेरी चेहरे के अंदर जो खौफ था, वो खौफ पुलिस वाले भी देख चुके थे और वो लोग भी देख चुके थे कि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूं। तो पुलिस वाले ने कहा बताओ क्या मसला है, तुम क्यों डरे हुए हो। वो जो पुलिस वाला था, मेरी निगाह पड़ी, एक और गाड़ी आके वहां पे खड़ी हुई थी। उसमें शायद एक एसएचओ था, कौन था वो, आगे बैठा हुआ था ड्राइवर के साथ। एक वो सिपाही टाइप था जो मुझे जगा रहा था। वो गया वापस जाके, उसने अपने ऑफिसर को बताया कि सर वो होश में आ गया बंदा। वो भी उठ के मेरे पास आ गया, ड्राइवर भी आ गया, तीनों आ गए। बताओ क्या हुआ है। मैंने पानी शानी पिया, उन्होंने मुझे हौसला दिया। अब मैं हौसले में आ चुका था कि मैं एक सेफ जगह पे पहुंच चुका हूं। तो मैंने उनको बताया कि जी ऐसे ऐसे है, मैं इस तरह आया हूं। फौरी तौर पे जो मैं जल्दी जल्दी बता सकता था, मेरी गाड़ी में मुर्दा उठ के बैठा हुआ है। उन्होंने कहा ओ जरा गाड़ी तक आओ, खोलो गाड़ी। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो होटल के मालिक ने भी और उस वेटर ने भी मुझे हौसला दिया, बाजू से पकड़ा और गाड़ी तक लेके गए। जब गाड़ी खोली तो उसका बेटा जो था अभी तक सो रहा था और मुर्दा लेटा हुआ था। उन्होंने उसके बेटे को उठाया, ओ उठो। उसका बेटा नींद से, गहरी नींद में था, उठ के बैठा। उन्होंने कहा जी। वो भी परेशान हो गया कि गाड़ी रुक गई। वो सोचा रहा होगा कि कहीं चाय शाय पी रहा होगा या क्या है। गहरी नींद में था क्योंकि वो भी रो रो के थका हुआ होगा। उसकी भी आंखें बताती थी, वो काफ़ी रोया था, काफ़ी सूजी हुई इसकी आंखें थी, इसलिए वो थका हुआ था। तो उसको वो जगा, उन्होंने जब पुलिस वालों ने जगाया तो उसको नीचे उतारा और उसको कहा कि ये बता रहा है मुर्दा उठ के बैठा। तो एकदम हैरान हुआ और कहता है जी ये क्या कह रहे हैं, मेरे बाप की बेहुरमती कर रहा है ये शख्स। हमने तो इससे सिर्फ इसलिए रेंट पे लिया था कि हमें छोड़ दे। मेरे बाप को इस तरह की कैसी ये बातें कर रहा है। वो बेचारा खुद डर गया कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वो उनका जो ऑफिसर था पुलिस वाले का, वो आगे बढ़ा और उसने डेड बॉडी को देखा और पुलिस वाले भी आगे बढ़े। और जब डेड बॉडी को देखा गया तो डेड बॉडी तो अकड़ी हुई थी क्योंकि वो एक दिन का पहले का मरा हुआ था। उसके जिस्म को जब हाथ लगाया, ठंडा पड़ा हुआ जिस्म और जिस्म अकड़ा हुआ, शदीद किस्म का जो एक डेड बॉडी का मुर्दा का हुआ। उन्होंने कहा ये कैसे तुम कह रहे हो यार, ये उठ के बैठा है, ये तो डेड है, बिल्कुल अकड़ी हुई इसकी बॉडी, और तुम कह रहे हो ये उठ के बैठा हुआ था। मैं कहता है मैंने कहा जी मैं से हल्फ ले लें, मेरी हालत इसलिए हुई है, मैं बेहोश इसलिए हुआ हूं और कोई वजह नहीं है कि उठ के बैठा हुआ था। तो काफ़ी देर मुआयना करने के बाद तो उनका जो ऑफिसर जो वापस गाड़ी में जाके बैठ गया था, 2 पुलिस वाले मेरे साथ खड़े हुए थे, वो वापस आया और अपने पुलिस वालों को कहा कि होटल वालों के साथ मिलकर जरा डेड बॉडी को नीचे उतारो। हम लोग भी परेशान हो गए कि ये कैसा ऑर्डर है। तो उसका बेटा भी ज़रा एक एहतजाज करने के लिए थोड़ा सा बोला कि जी हजूर क्या कर रहे हैं, ये क्यों, ये तो। उसने कहा चुप रहो तुम। उसको डांटा और कहा उतारो इसको। उन्होंने जी डेड बॉडी को उठाया, अकड़ी हुई डेड बॉडी। सारे हैरान होने थे ये कैसा ऑर्डर है, पुलिस वाला क्या कह रहा है, बेहुरमती होगी डेड बॉडी की। उठा के चारपाई पे रख दिया। तो वो जो ऑफिसर था वो बोला वेटर को इधर आओ, एक गिलास पानी भर के लाओ और उसमें इतनी मिर्चें डाल के लाओ। वो सारे चौंक गए कि ये कैसा ऑर्डर है और वो ये क्या करने जा रहा है और किस तरह वो ये बात कर रहा है। वो सब डेड बॉडी की तरफ देख रहे थे। बेचारा एक बेहुरमती
पहले ही उतार के ले आए थे और पता नहीं वो क्या एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था। उसने कहा सुना नहीं मैंने तुमसे क्या है? उन्होंने कहा जी सर। वो भाग के गया, उसने गिलास में इतनी सी मिर्चें उठा के भर दी। अब जब गिलास देखा तो वो मिर्चों से भरा हुआ था। उस अफसर ने कहा इसका मुंह खोलो डेड बॉडी का। तो उसका बेटा आगे हुआ, हुजूर ये क्या कर रहे हैं, या जो भी वो एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाह रहा था। तो उसने उसको एक डांट के चुप करा के हटाओ इसको, और पुलिस वाले को इशारा किया, उसने पकड़ के उसको पीछे किया, हट जाओ, और उसकी डेड बॉडी का मुंह खोल दिया गया। जब मुंह खोला गया तो उसके नाक के अंदर बाकायदा एक डेड बॉडी के अंदर वो जो रुई काटन रखी जाती है, नाक के अंदर उसकी काटन थी, और वो एक बेचारा मुर्दा था। और वो हैरान थे कि ये पागल हो गया ऑफिसर, ये क्या करने जा रहा है डेड बॉडी के साथ, ये तो गुनाह है। तो उसने कहा इसकी काटन हटाओ नाक से। तो सिपाही भी थोड़े से हिचकिचाए इस आर्डर पे कि सर क्या मतलब कहने जा रहे हैं कि डेड बॉडी को कैसे हम छेड़े। उन्होंने कहा सुना नहीं। तो उन्होंने कॉटन उसके जब नाक से हटाई तो कहते हैं इसका मुंह और नाक खोलो और ये सारा पानी अंदर डाल दो। तो उसने देखा कि सिपाही ये करते हुए हिचकिचा रहा है, शायद उसको लग रहा था कि ये गुनाह कबीरा है और ये अगर मेरा अफसर आर्डर दे भी रहा है लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। तो वो खुद आगे हुआ, उसने उसका नाक पकड़ा और मुंह खोल के पूरा वो जो एक मिर्चों भरा गिलास था पानी का भरा हुआ, वो उसने नाक के अंदर डाल दिया। जैसे ही वो नाक के अंदर पानी नाक के जरिए अंदर गया, गिलास उसने अंडेला, तो उन सब ने वहीं पे खड़े होकर देखा कि वो जो बिल्कुल अकड़ा हुआ डेड मुर्दा था वो खांसना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा कि उस जिस्म के अंदर जान आ रही है, यहां तक कि खांसते 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 उसकी हालत गैर हो गई और पता लग गया कि वो कोई मुर्दा नहीं, कोई जिंदा शख्स है जो अब उस मिर्चों के बाद होश में आ चुका है और शदीद खांस रहा है। और जब बिल्कुल वो खांसते खांसते इस तरह की उसकी हालत हुई तो तब उसने कहा इसको पानी दो, या अब होश में आ चुका है। उसको पानी दिया गया। यहां तक कि वो मिर्चें जब उसके अंदर गई थीं तो वो ऐसी कंडीशन में चला गया कि अब वाकई सचमुच में मर जाएगा। लेकिन उन्होंने फिर उसको पानी शानी दे के नॉर्मल किया। जब वो बेहतर पोजीशन में हो गया तो पुलिस वालों से, सारे पुलिस वालों की तरफ देख रहे थे और मुर्दे की तरफ भी देख रहे थे। जो अब मुर्दा नहीं एक जिंदा इंसान था और आंखें खोल के बैठा देख रहा था। तो उस अफसर की आवाज़ आई कि मुझे शक पड़ गया था जब मैं गाड़ी में जाके बैठा तो मैंने वायरलेस पे एक तरह रिपोर्ट ली थी, क्योंकि फलां इलाके में इस तरह के केस एक दो दफ़ा हुए थे। जब मैंने उनसे ज़रा बात की तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, तभी मैं इस दफ़ा उठ के आया और मैंने ऑर्डर दिया इस मुर्दे को लेके आओ, ये ग्रोह है। फौरी तौर पे उन्होंने उसको गिरफ्तार किया, उसके बेटे को भी, उसको भी। तो पता लगा ये एक गिरोह है जिसमें ये जो शख्स है, ये जो मुर्दा बनता है, इसके अंदर एक क्वालिटी है कि अपने जिस्म को इस तरह अकड़ा लेता है कि अपना सांस इस तरह रोक लेता है कि कोई भी उसको उठाता है तो एक लम्हे में उसको पता लग जाता है कि ये मर चुका है, ये मुर्दा, ये सांस नहीं ले रहा, इसका जिस्म ठंडा हो चुका है। लेकिन वो सिर्फ उसकी टेक्निक थी कि वो उस टेक्निक से ऐसे करता था कि काफी देर अपना सांस रोक के अपने जिस्म को अकड़ा लेता था और कोई भी उसको हाथ लगाता था। कि यहां तक कि उस सलीम ने भी, उस ड्राइवर ने भी, जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, उसने भी उसको उठाया था सेंटर से और उसको पता लग गया था कि ये तो एक दिन का मुर्दा है, एक दिन पहले मर चुका है। तो वो सिर्फ उसकी टेक्निक ऐसी थी कि उस टेक्निक से इस तरह मुर्दा बनता था कि कोई पहचान नहीं सकता था। और ये करते क्या थे, इसी तरह बंदोबस्त करते थे, गाड़ी का रेंट पे लेते थे, पीछे ये लेटता था और जब गाड़ी वीरान रास्ते पे जाती थी, जिस जगह पे आज ये जा रहे थे, इन्होंने यहां नहीं जाना था, ये इनका आज पहला रूट था। जहां पे होना यह था कि 2 दफा जो पहले ये वारदात कर चुके थे उसमें ये मुर्दा उठ के बैठा था, ड्राइवर डरा, उसने गाड़ी की ब्रेक लगाई और दौड़ लगा दी। उसके बाद ये गाड़ी लेके फरार हो जाते थे और गाड़ी को इलाका गैर में बेच देते थे। 2 से 3 ये वाकयात पहले कर चुके थे। आज शायद ये तीसरा या इनका चौथा कारनामा था जो इस रूट पे करने जा रहे थे। उन्होंने ये सोचा था ये रूट वीरान है, उनको खुद भी इस रूट का पता नहीं था। वहां पे पुलिस गश्त कर रही थी, सलीम को होटल नजर आया, वो जाके गिरा और जब वो उस होटल में गिरा तो वो बेहोश हो गया। वो कोशिश करते रहे वेटर और मालिक इस तरह के होश में आ जाए, तो वो होश में नहीं आया। तो उसी वक्त गश्त पे एक पुलिस की गाड़ी थी, कुदरती वहां से गुजर रही थी। तो उनको लगा कि हमारे होटल पे बंदा बेहोश हो गया, फौरन पुलिस को बताएं कि हमारे ऊपर कोई मसला ना बन जाए। तो उन्होंने पुलिस को रोका और उनको कहा जी ऐसे ऐसे मसला हो गया। तो पुलिस ने वहीं पे उनको होश में लाने की कोशिश की और काफ़ी देर लगी। जब वो होश में आ गया तो उसने कहानी बताई। तो पुलिस वाले को भी अंदाज़ा नहीं था कहानी क्या हो रही है। तो उसने वायरलेस पे अपनी कोई किसी से सुन रखा था एक वाकया। जब उसने वहाँ से डिटेल दी और फ़ोन शोन किया अपना सारा, तो उसको पता लगा हाँ ऐसा गिरोह है। 2 दफ़ा ये वाकया, गिरोह का तो उसको नहीं पता था, उसको ये पता था कि हाँ 2 दफ़ा ये पहले भी वाकया हो चुका है। ऐसा हुआ है कि एम्बुलेंस के अंदर मुर्दा उठ के बैठ जाता था और ड्राइवर एम्बुलेंस छोड़ के चला गया था और बाद में 2 एम्बुलेंस गायब हो चुकी हैं। आज ये तीसरी एम्बुलेंस थी। तो फिर पता लगा वो पूरा एक नेटवर्क था, एक गिरोह था जो इस तरीके एम्बुलेंस
चोरी करके, डकैती करके, ड्राइवर को डरा के इस तरह वो मुर्दा उठ के बैठता था, ड्राइवर डरता था और वो गाड़ी छोड़ के भाग जाता था और ये गाड़ी लेके उसको बेच देते थे। इस तरह वो नेटवर्क पकड़ा गया। फिर वो कहता है उसके बाद मैंने गाड़ी ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया, अपने घर आ गया। लेकिन आज भी ऐसा है कि लेट नाइट मुझे जाना पड़े, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं लेट नाइट नहीं जाता। मैंने तौबा ताइफ कर ली है। ये वाक़या अखबार में भी छपा और ये एक सच्चा वाक़या है। जब वो गिरोह पकड़ा गया तो इस वाक़े को अखबार में भी छापा गया और मैंने कहा हाँ यार मैंने सुना हुआ तो है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो अपने शहर का वाक़या। मैंने कहा सुनाओ, तो उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो मैंने आज अपनी मर्ज़ी से, स्टोरीज़ तो मेरे पास बहुत सी हैं, लोगों ने भेजी हुई हैं, कि मेरी ख्वाहिश थी कि आपको ये वाक़या सुनाऊं कि इस तरह भी होता है। सो मैंने आज आपको ये वाक़या सुनाया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह अगली एक ऑफ कैमरा स्टोरी मज़ेदार आई हुई है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको सुनाऊंगा। बस अभी निकलने लगा हूँ, थोड़ी देर तक शाम हो गई है, टाइम मैं बार बार देख रहा था, तो तैयारी करके इंशाल्लाह परसों आप ये स्टोरी सुनेंगे। मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैं खुद, मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट है कि खौफ भी है, एक्साइटमेंट भी है, और वो एक इतना मुझे यकीन है कि मैं बहुत बड़ा कोई साइन रिकॉर्ड करके आऊँगा वहाँ पे। सो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आप सब लोगों के लिए भी ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। मेरा व्हाट्सअप का जो नंबर है और मेरा जो जीमेल है, ये जो डिस्क्रिप्शन होती है नीचे वीडियो की, उसमें भी वो मैंने लिखा हुआ है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अगर किसी को चाहिए सेल फ़ोन मेरा, व्हाट्सअप का नंबर या मेलिंग एड्रेस, तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मौजूद है, वहाँ से भी आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं और नेक्स्ट ऑफ कैमरा स्टोरी में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।